इस लड़की को विभिन्न आकर्षक मुद्राओं में पोज देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि मैरी को शरीर बेचने के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति उसका सगा पिता था। अनगिनत कैमरों के सामने मैरी की कोई निष्ठा नहीं थी, जिससे स्कूल के सहपाठी अक्सर उसकी चर्चा करते थे। लेकिन मैरी ने कभी अपने पिता का विरोध नहीं किया, क्योंकि केवल इसी तरह वो अपनी 5 साल की छोटी बहन की रक्षा कर सकती थी। लेकिन चाहे वो अपने पिता की व्यवस्था का कितना भी पालन करे, दुष्ट पिता ने फिर भी उसकी बहन को निशाना बनाया। परंतु उसके पिता की जल्द ही अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। जेसन, जो मैरी का इकलौता दोस्त था, नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दे। वो उदास होकर अपने गुप्त ठिकाने पर लौटी, लेकिन वहां धुआं उठता हुआ पाया। जब धुआं छंट गया, कमरे में एक डाकिया लड़की दिखाई दी और उसके बगल में एक बोलने वाला राजदंड भी था। जेनी ने पत्र निकालकर कहा कि वह चिट्ठी देने आई है, लेकिन उसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जैसन मैरी का बॉयफ्रेंड है या नहीं। लड़के की हरकतों से साफ था कि जैसन और मैरी प्रेमी नहीं है। लेकिन जेसन, जो एक दिन भर रॉकेट बनाने का सपना देखने वाला किशोर है, जब उसे एक लड़की मैरी मिली जो उस पर विश्वास करती थी, तो उसके दिल में मैरी के लिए अलग भावनाएं उत्पन्न हो गई। लेकिन जब जेनी ने सुना कि जेसन अभी भी एक तरफा प्यार में है, तो उसने तुरंत जाने की तैयारी की, क्योंकि ये एक पत्र मृत्युपरांत दुनिया से आया था। भेजने वाले यानी हाल ही में मरे मैरी के पिता के अनुरोध के अनुसार ये पत्र केवल मैरी के बॉयफ्रेंड के हाथ में दिया जा सकता है। लेकिन मरे हुए लोग कैसे पत्र लिख सकते हैं? ये जैसन के लिए किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि सामने का राजदंड बोल सकता है, तो उसे लगा कि जेनी की बात भी असंभव नहीं है। जैसे ही जेनी ने पत्र को व्यक्ति नहीं मिला के रूप में संसाधित करने की तैयारी की, जैसन ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि मैरी के पिता की आखिरी बातें भी अनसुनी रह जाएं, इसलिए उसने जेनी से कहा कि वह अभी मैरी से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है। लेकिन जब उसने फोन मिलाया और मैरी की आवाज सुनी, तो इजहार के शब्द उसके गले में अटक गए।